ऑटोमेटिक मिलियनेयर के ऑथर एक बार अपने दादाजी के साथ मैकडॉनल्ड्स गए थे। वहाँ पे उनके दादा ने उन्हें बताया कि इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक जो मैकडॉनल्ड्स में खाना खाते हैं, दूसरे जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं और तीसरे जो मैकडॉनल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑथर को बहुत छोटी सी उम्र में ही पता चल गया था कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो उसका बेस्ट रास्ता है इन्वेस्टिंग के थ्रू। इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक द रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, जिसकी आज हम समरी देखेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ESBI फॉर्मूला बताया है। ESBI ये क्वाड्रेंट्स लोगों को उनकी इनकम के हिसाब से 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे E का मतलब एम्प्लॉय, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B का मतलब बिजनेस ओनर और I का मतलब इन्वेस्टर। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे को टाइम के साथ एक्सचेंज करते हैं, इसलिए जब तक वो काम करेंगे तब तक उन्हें पैसे मिलते रहेंगे और जिस दिन वो लोग काम नहीं करेंगे उस दिन उनकी इनकम भी नहीं होगी। इन लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। वहीं क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो दूसरों के टाइम का लेवरेज लेके पैसा बनाते हैं, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में पैसिव इनकम कहते हैं। हेनरी फोर्ड जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जहां दूसरे हाईली स्किल्ड लोग इनके अंडर काम करते हैं, जिससे उन्हें खुद बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। दोस्तों, अभी ये मैटर नहीं करता कि आप किस क्वाड्रेंट में है, लेकिन अगर आप अमीर सही में बनना चाहते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड से निकल के राइट साइड में आना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आप अभी एम्प्लॉय में हैं तो उससे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर में और बिजनेस ओनर से इन्वेस्टर में आना ही पड़ेगा। अक्सर जो बंदे सेम कैटेगरी में होते हैं उनकी सोच भी एक जैसी होती है, तो मतलब कैटेगरी स्विच करना मतलब अपनी सोच को भी स्विच करना। इन्वेस्टिंग अमीर लोगों का प्लेग्राउंड होता है, क्योंकि सिर्फ इसी जगह पे आपका पैसा आपको कुछ रिटर्न्स देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक डॉक्टर MBBS की डिग्री लेकर एक हॉस्पिटल में काम करने लगता है तब वो एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। फिर वो जॉब छोड़ के अपना खुद का क्लिनिक खोलता है तब वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, अगर वो अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल ले और वहाँ पे खूब सारे डॉक्टर्स हायर कर ले तब वो बिजनेस ओनर कहलाएगा। और वो ESB से पैसा सेव करके उसे इन्वेस्ट कर दे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट में, तब वो एक इन्वेस्टर बन जाते हैं। ज़्यादातर अमीर लोग अपना ज़्यादातर पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनाते हैं, जो कि है 80%। जितने भी अमीर लोग हैं उनके और हमारे बीच में सिर्फ एक ही अंतर है, वो बहुत छोटी उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। रे टेलियो ने सिर्फ 12 साल की उम्र से ही स्टॉक्स खरीदने शुरू कर दिए थे। वॉरेन बफेट ने अपना पहला शेयर सिर्फ 11 साल की उम्र में ही ले लिया था। वैसे तो वॉरेन बफेट के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और सब मानते हैं कि वॉरेन बफेट बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वॉरेन बफेट ने सक्सेस इसलिए अचीव की क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी ही उम्र से पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ ली थी। अभी वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $96 बिलियन है, जिसमें से 99% वेल्थ उन्होंने 50 ईयर्स के बाद कमाई है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। क्या आपने जिम साइमंस का नाम सुना है? जिम साइमंस एक मैथमेटिशियन और एक हेज फंड ओनर हैं। इन्होंने 1988 में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और इन्होंने एवरेज 66% के रेट से अपने पैसों को ग्रो किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% से कंपाउंड किया है पर ईयर। जिम साइमन की नेटवर्थ करीबन $24 बिलियन है, यानी कि वॉरेन बफेट से 75% कम। ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि जिम साइमंस ने इन्वेस्टिंग 50 साल की उम्र से शुरू की थी, लेकिन वॉरेन बफेट ने अपना पैसा 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर वॉरेन बफेट की तरह जिम साइमंस को भी 70 ईयर्स मिल जाते कंपाउंड होने के लिए, और जैसे उनका अभी हो रहा है 66% के रेट से अगर वो ग्रो होते रहते, तो आज उनकी नेटवर्थ कई लाख ट्रिलियन डॉलर होती। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको और आपके दोस्त को 2 ऑप्शन दूँ,
पहला ऑप्शन है कि मैं आपको 50 लाख रुपए आज दे दूं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपको 1 रुपये एक दिन में दूं, लेकिन वो हर 31 डेज़ में डबल होता रहेगा। मान लीजिए कि आपका दोस्त वो 50 लाख वाला चूज़ करता है और आप 1 रुपये वाला, तो 4 दिन बाद आपके दोस्त के पास होंगे 50 लाख रुपए और आपके पास सिर्फ 8 रुपये। सभी आसपास के पड़ोसी आपको कहेंगे कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, तुम भी 50 लाख वाला ऑप्शन चूज़ करते। डे 20 पे आपके पास होते सिर्फ 5243 रुपीज़, जबकि आपके दोस्त के पास वही 50 लाख रुपए होते। आपको अपने डिसीजन पे पछतावा होने लगता है, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन डे 29 पे वो पहले दिन वाला पैसा बन गया होता है 27 लाख रुपीज़ और आपके दोस्त के पास सिर्फ 50 लाख ही हैं। लेकिन असली मैजिक होता है डे 31 पे, जहाँ पे वो 1 रुपये अब 1,07,00,000 से भी ऊपर बन जाता है, लेकिन अभी भी आपके दोस्त के पास सिर्फ 50 लाख रुपए ही हैं, यानी कि आपके दोस्त से 2 गुना ज़्यादा। दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग की पावर। दोस्तों, कंपाउंडिंग स्लोली बहुत बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। अगर हम कंपाउंडिंग का ग्राफ देखें तो शुरू में ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन अगर हम उसमें मेहनत करते हैं तो टाइम बीइंग के बाद वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं हम कंपाउंड इफ़ेक्ट, और इसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब चेस इन्वेंट हुआ था तो एक राजा को वो गेम इतनी पसंद आई कि उसने कहा कि वो चेस बनाने वाले बंदे को मुंह मांगे कीमत देगा। तो उस चेस वाले बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस उस चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर पे एक दाना रखें और उसको डबल करते जाएं 64 टाइम्स तक। राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ़ आदमी हो, तुमने इस मामूली से दाने मांग के मेरी इंसल्ट की है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हीरे जवाहरात मांगते। लेकिन उस बंदे ने कहा कि नहीं सरकार, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है, आप बस मेरे को इतना ही दे दीजिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाही को कहा कि वो चावल के दाने गिन के उसे दे दे। कुछ दिनों बाद वो सिपाही राजा के पास दौड़ते हुए आया और उसने कहा कि वो आदमी बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं, जबकि वो बहुत ही चालाक था। वो चावल के जितने दाने मांग रहा है उतना तो पूरी सल्तनत में नहीं है। ये सुन के सब बहुत हैरान हो गए। दोस्तों, चेस के गेम में 64 खाने होते हैं, और अगर हम पहले खाने पे 1 रखें और उसे अगर हम डबल करते जाएं तो वो कुछ ऐसा होगा। दूसरे खाने पे 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने, और इसी तरह अगर हम 64 तक आएँ तो ये रहा वो नंबर। इसको तो मेरे को बोलना भी नहीं आता, लेकिन अगर हम इसका वेट कैलकुलेट करें तो वो बनेगा 461 बिलियन मीट्रिक टन, जिसकी अगर आज के समय वैल्यू देखें तो वो है $300 ट्रिलियन। वो बंदा कोई बेवकूफ़ नहीं, जबकि बहुत इंटेलिजेंट था। वो कंपाउंडिंग की पावर को बहुत अच्छे से समझता था, और वो कुछ मामूली चावल नहीं मांग रहा था, वो पूरी दुनिया की पूरी वेल्थ मांग रहा था। लेकिन दोस्तों, जो ट्रू वेल्थ होती है वो आपकी मटेरियल से नहीं, आपकी सर्वाइविंग कैपेसिटी से डिफ़ाइन होती है। आप अपनी इनकम बंद होने पे कितने महीने सर्वाइव कर सकते, वो भी अपना एक्सपेंडिचर कम किए, वो होती है आपकी ट्रू वेल्थ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये और आपने 2 लाख सेव किए हैं तो आपकी वेल्थ सिर्फ 4 महीने हैं। जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही वेल्थ को कंटिन्यू रख, उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि हम कितना कमाते हैं, ये मैटर करता है कि हम उस पैसे में कितना सेव करके कितना इन्वेस्ट करते हैं। आप जितना भी पैसा सेव करते हो वो आपको आई कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि इसी कैटेगरी में ही पैसा आपके लिए काम करेगा। हालांकि वो बिजनेस कैटेगरी में भी करेगा, लेकिन आई कैटेगरी में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। आई क्वाड्रेंट में आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं तो आप एक इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में जा सकते हैं। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं यूट्यूब पे, और मैं इसके ऊपर जल्दी ही एक कोर्स भी ला रहा हूँ। आप स्टॉक्स खरीद भी सकते हैं, और उसके लिए जो बेस्ट ऐप है वो है ग्रो ऐप। ये उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया, ये मैं आपको अपनी उससे बता रहा हूँ। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक से करेंगे तो आपको साइनअप करते ही विदिन 48 आवर्स आपको 100 रुपये का साइनअप बोनस भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अभी ई या एस क्वाड्रेंट में हो तो अभी आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको पैसे सेव और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसे आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करें।
आगे का रास्ता आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप जॉब के लिए ही बने हो तो आपको जॉब ही करते रहना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए अपने अमाउंट को सेव करके। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और बिना काम किए पैसे कमाना है तो आपको जो है रिस्क मैनेज करना आना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि आपके नीचे बंदे काम करें। सीधे भाषा में कहूँ तो जहाँ आपका ई और एस वाला काम आपके बी में कन्वर्ट हो जाए। फिर जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है उसे आप आई कोऑर्डिनेट में जाके उसे इन्वेस्ट करते जाएं। दोस्तों, इस बुक में हमने समरी देखी रिच डैड कैश फ्लो के बारे में, जहाँ पे हम लोग ने ESBI फॉर्मूला देखा और कंपाउंडिंग के पावर को समझा। दोस्तों, अगर आप इस बुक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ग्रो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा।